अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल आपके सामने है। जब हम चूँकि वीकेंड पे प्रोग्राम नहीं करते, उस दौरान एक इस्लामाबाद में बम धमाका भी हुआ, खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 33 अफराद जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया। अब मामला ये है कि दहशतगर्दी के मामलात उसी तरह हैं जैसे जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया था तो तकरीबन मामलात वहाँ के वहीं हैं। ये खुदकुश हमले के बाद फिर एक दफ़ा नए सिरे से सिक्योरिटी के मामलात पर बहुत सा, जैसे कह लीजिए, आर्गूमेंट शुरू हुआ। जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने इसकी कुछ वजूहात बयान करते हुए एक वजह यह भी बयान की कि उनके पास वसाइल जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं। इस्लामाबाद के दर्जनों दाखिली रास्ते हैं, उनको कंट्रोल करना, उन मसाइल की तरफ देखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वसाइल चाहिए। इसी तरह आपको याद होगा कि DGISPR ने भी ये पाक अफ़गान सरहद जो कि बहुत तवील है उससे मुतल्लिक, जो उसकी सेफ गार्ड करने से मुतल्लिक भी ये बात कही थी कि ये दोनों ममालिक की ज़िम्मेदारी है और हम अकेले जो है वो इतना बड़ा बॉर्डर जो है वो सिक्योर करना खासा मुश्किल है, क्योंकि हम हर जगह जो है वो उसकी पिकेट्स नहीं बना सकते या उसको उस तरह से गार्ड नहीं कर सकते। और जो दूसरा मामला है अफ़गानिस्तान की दहशतगर्दी के अलावा जो इस वक्त सिचुएशन है, आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो चढ़ दौड़ने को है ईरान के ऊपर, कोशिश उनकी पूरी हो रही है। ओमान में जो हो रहे थे मुज़ाकरात वो भी किसी नहज पर नहीं पहुंचे, कोई ऐसी इतला नहीं आई कि वो कामयाब हो गए हैं कि नहीं। और दूसरी जो मामलात है खित्ते में भी भारत जो जिस तरह से जो मामलात कर रहा है हमारे यहाँ, जो दहशतगर्दी में उसकी जो मुलव्वस होना है अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, उसके साथ साथ बांग्लादेश में इंतखाबात है, तो ये सारी सिचुएशन खित्ते में है। लेकिन अब चूंकि हम वीकेंड पे हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये ज़रूरी है कि जब हम वीकेंड के बाद वापस आएँ तो आपको थोड़ा सा रिकैप दें। जो हम इम्पॉर्टेंट तरीन बात थी वो लाहौर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो जुम्मे हफ्ते और इतवार को बसंत का था। बसंत लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट की लाहौर के अंदर। जो लोग देखते रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में हर शख्स ने जो पतंगें जो देखी आसमान पर, अगरचे हफ्ते की रात जो है जब हवा ज़रा सी कम थी तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके अकाउंट से ये बात कहना शुरू कर दी गई कि जी बसंत नाकाम हो चुकी है। क्योंकि एक तो उस दिन धमाके का मामला भी था, जो सरकारी तकरीबात थी कैंसिल कर दी गई थी और उस तरह से लोग ज़रा अफसरदा भी थे। लेकिन जैसे ही हवा जो है ना वो हफ्ते की जो जैसे कह लीजिए कि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात थी, जब हवा चलना शुरू हुई तो फिर सब कुछ जो है वो उस हवा में उड़ता चला गया। वो अफसरदगी, वो जो जिसे कह लीजिए कि जो रंजो गम था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुशी की तरफ माइल होना शुरू हुआ। और होते होते बसंत का वो रंग भी लाहौरियों ने देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा। एक्चुअली पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। ये जो दुनिया वाला मामला ये भी मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन जो विजुअल्स नज़र आए, जो कुछ हुआ, जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हम शहर के अंदर अंदरूने शहर के मुज़ाफ़ात में और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए जो सूरत हाल हमने देखी, 9 लाख के करीब सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गाड़ियाँ लाहौर में एंटर हुई। हर गाड़ी में 3-4 लोग तो होंगे, तो ये 30-35 लाख लोग ये होंगे। फिर एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो लाहौर आए। लेकिन लाहौर में ना सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल किया गया, सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया, लाहौर में बिजली अवेलेबल थी। सो जो बसंत के जो जैसे कह लीजिए मनफी जो असरात हुआ करते थे, जिसमें लाइट का बार बार चले जाना होता था, ट्रांसफार्मर उड़ना होते थे, फिर जो खुदा ना खास्ता गर्दन पे जो डोर फिरने के वाक़यात हैं उनके मसाइल होते थे, ये सब कुछ नहीं हुआ। और जिसकी इनाम के तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया कि 12 बजे के बजाय इतवार की रात आप पीर की सुबह 5 बजे तक बसंत बनाएं। तो खैर बड़े जोश और जरोश, बिल्कुल जोशो खरोश के साथ, और पूरे जिसे कह लीजिए कि जो जिसके बस में था उसने उसके साथ इंजॉय किया, SOPs के साथ रहते, SOPs पर अमल दरामद करते हुए। ये जो मामला है बसंत का, और इसके दौरान आपको पता है कि ये कैसे हो सकता है कि हम खुशी मना रहे हों और हम एक दूसरे पे आर्ग्यूमेंट ना कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हड़ताल की भी बात 8 फरवरी की गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दावे करती रही कि जो हमारी तहरीक है बड़ी कामयाब हुई है, शटर डाउन बड़ी हड़ताल इतवार के रोज़ कामयाब हुई है। लेकिन दरअसल ये कामयाब थी नहीं थी, किस हद तक कामयाब हुई? पंजाब की हद तक तो शायद कहीं पर कोई पहिया जाम या कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हमें इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए नून लीग से ज्वाइन किया आसिफ बाजवा साहब ने।
तहरीक इंसाफ से काजी अकबर साहब हमारे साथ हैं और इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूट्रल गुफ्तगू करते हैं, अजीम चौधरी साहब। मैं चाहूँगा पहले काजी साहब, काजी अहमद अकबर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये बताइए कि आपने बसंत को कैसे एंजॉय किया, आपको बसंत कैसी लगी? जो सीएम साहिबा हैं वो उसका क्रेडिट ले रही हैं, आप समझते हैं कि बसंत कामयाब थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसमें कोई शक नहीं जी, ये एक ऐसी फेस्टिविटी थी, ये एक ऐसा, आप कह लें कि एक हमारा ऐसा कल्चरल एक इवेंट था जो कि पिछले 2 से ज्यादा दिहाइयों से, तकरीबन 24-25 साल से, गालिबन मुझे जो याद है हमने आखिरी 2023 में मनाई थी, 2003 में बसंत मनाई थी। तो ये पिछले 2.5 डेकेड से ये हमारी सकाफत, ये एक ऐसी स्पोर्ट्स थी जिसके खतरात अपनी जगह पे मौजूद जरूर थे, लेकिन ये ऑन अ लार्जर स्केल खत्म हो चुकी हुई थी। और इसको दोबारा सिर्फ इसके अंदर एक नई रूह नहीं फूंकी गई, बल्कि बड़े अच्छे अंदाज में मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे अपनी लेस्को की टीम्स की। उन्होंने किस तरीके से बिजली को मेंटेन किया, बार बार बिजली जा रही थी लेकिन वहां पे टीम्स मौजूद थी, वो उसको दोबारा रिहेबिलिटेट कर रही थी। पुलिस ने बड़ी बड़ी अच्छी अपनी कारकर्दगी दिखाई। और इसमें वो मोटर बाइक्स के आगे जो एक प्रोटेक्शन रॉड्स लगाए गए, वो बड़े जबरदस्त थे। कुछ 10 लाख के करीब वो रॉड्स लगाए गए। तो मैं समझता हूं कि ये सीएम पंजाब और उनकी पूरी टीम को इस पे खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये एक कल्चरल एक ऐसी इवेंट थी जिसको दोबारा से जगाया गया। और अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस इवेंट को, और मैं इसका दाई हूं, मैं बड़े अरसे से ये कहा करता था कि बसंत को देखें, ये बसंत इज नॉट जस्ट बसंत अ लोकल फेस्टिविटी। इसमें जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में मनाया करते थे तो इंग्लैंड, अमेरिका, हांगकांग, कनाडा और यूरोप से लोग सिर्फ बसंत मनाने के लिए 2-2, 3-3 रातों के लिए आते थे और बसंत मना के वापस चले जाते थे। तो यकीनन जब इतने लार्ज स्केल टूरिज्म, और ये तो पहला साल था, कुछ लोग क्लियर भी नहीं थे, तो अगर ये हर साल ये फेस्टिविटी तो आप देखेंगे ये आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है। ठीक है। आसिफ वाजवा साहब, हमारे काजी साहब ने आपको ट्रिब्यूट भी दिया, सीएम साहिबा को एक तरह से उनकी सक्सेस की बात हो गई, तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज की तारीफ की है। मैं समझता हूं कि एक तो जायज़ तारीफ है, आपको लगता है कि ये जायज़ है? मेरी नज़र में तो जायज़ है, क्योंकि मैं खुद उस एक्टिविटी का हिस्सा रहा हूं और मैंने लाहौरियों के चेहरे पर ये रौनक जो है, ये शायद 20 साल तो दूर की बात, शायद मैंने बहुत कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे नजर आई हो कि इतना बड़ा इवेंट, पूरा लाहौर, मतलब कोई 1.5 करोड़ की आबादी है, कोई बाहर से भी कोई 50 लाख लोग आए होंगे, 2-2.5 करोड़ लोग जो है यहाँ पर, उनके चेहरों पर खुशियां ही खुशियां थी। आज भी मैं अगर किसी लाहौरिये से मिल रहा हूं तो वो बड़ा खुश है, ना सिर्फ खुश है, उसके अंदर एक जैसे कहते हैं ना, जिंदा दिलाने, लाहौर को एक्चुअली नए सिरे से जिंदा कर दिया गया है। ये जो जज्बात हैं, आपको लगता है कि ये दूसरे शहरों में भी इसे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए? जो बड़े शहर है, पिंडी है, आपका जो सरगोदा है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कसूर है, जहां पे सियालकोट है, ये बसंत हुआ करती थी, वहां पे एक तो होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं कि क्या माइलस्टोन अचीव किया है मुस्लिम लीग नून ने ये बसंत जो है इसे कामयाब बनाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि मेरे मोहतरम दोस्त ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, उनका बहुत शुक्रिया। आपने भी सारा चीज को हाईलाइट किया। मैं ये समझता हूं कि ये दुरुस्त बात है कि लोकली लाहौर के लोगों ने और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, बैरून मुबालिक से लोगों ने भी इसको एंजॉय किया। लेकिन बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ PMLN, मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी एफर्ट थी जिसमें मरियम नवाज साहबा और उनकी टीम कामयाब रही है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उस दिन इस्लामाबाद में एक धमाका हो गया जी, और बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट था दहशतगर्दों के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और अगर ये धमाका सर ना होता तो मेरे नजदीक भी एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूं कि एक वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि पूरी दुनिया में ये तासर जाना था कि पाकिस्तान एक इंतहाई पुरअमन मुल्क है, और जो ये तासर दिया जाता है कि वहां पे बड़े दहशतगर्द होते हैं, हमले होते हैं और कोई शहर महफूज नहीं है, पंजाब की हद तक, लाहौर की हद तक ये एक तासर कायम, भरपूर तासर कायम होना था कि वहां पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ 3 दिन के लिए। और जहां पे डोर के लगने से, डोर की वजह से गले कटते थे, कैजुअलिटीज होती थी,
लोगों में बहुत फायरिंग होती थी और लोगों की जानों को खतरा थे, वो सारे का सारा गवर्नमेंट ने बेशुमार बड़े अच्छे तरीके से उस पे काबू पाने में एक मिसाल कायम किया मरियम नवाज और उनकी टीम ने कि अगर गवर्नमेंट में विल हो, अगर कोई किसी सूबे की, जिस तरीके से इससे पहले लोग कहते थे, किसी ने किसी चीफ मिनिस्टर से पूछा कि आप कौन है, उन्होंने कहा अम्मा मैं इतना था शहबाज शरीफ लगा हुआ, यानी वो उन्होंने अपने आप को कहा कि मुझे शहबाज शरीफ एक ऐसा साइन था कि जो एक बेहतरीन सूबाई एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे एक सूबे के। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनकी अपनी ही भतीजे ने, उनकी अपनी ही बेटी ने उनसे चंद कदम आगे चली गई है। और ये सिर्फ मेरा जो क्वेश्चन आपका है कि क्या ये दूसरे शहरों में भी फैलना चाहिए, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूं कि जिन जिन शहरों में ये रवायत रही है, मिसाल के तौर पे गुजरांवाला में, सियालकोट में, कसूर में, इस तरीके के जिन शहरों में इसकी रवायत है, तो उसको कायम किया जाना चाहिए, लेकिन इसी विल के साथ, इसी प्लानिंग के साथ, इसी कंटिन्यूटी के साथ अगर किया जाए, तो आज के इस दौर में जब अफरा तफरी का दौर है, लोग हर चीज पे, इश्यूज पे परेशान है लोग, तो अगर लोगों को एक दिन के लिए ये अच्छा इवेंट में असर आ जाए तो इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। डिप्रेशन जिसे कह लीजिए कि तोड़ने में खासा रोल किरदार अदा किया है। मैं चाहूंगा चौई साहब, अब हमारे यहाँ जितनी मर्जी फेस्टिविटी हो, उसको कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल एंगल तो देते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि जी लोगों ने जलाओ घराओ की सियासत को जो है वो दफन कर दिया, लेकिन पीटीआई जो है वो बड़े जिसे कह लीजिए वार्म तरीके से उन्होंने वेलकम किया बसंत को। अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि मैं कोई बसंत के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे बेटे ने मनाई है, मैंने खुद मनाई है, इसमें क्या बुराई है, क्योंकि ये किसी सियासी जमात का तो इवेंट नहीं है, ये तो एक कल्चरल इवेंट है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल साइड से जब हम पॉइंट स्कोरिंग की बात करते हैं, एक तो हम वो अभी तक हमारे मिजाज में मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारे दोस्त हैं काजी साहब, काजी अकबर साहब ने बड़े खुले दिल के साथ सीएम की तारीफ की। लेकिन ये जो हम एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, वो किस हद तक जो है ना कंट्रोल किया जाना जरूरी है। और दूसरा जो मामला है, क्योंकि ये हड़ताल को लेके एक बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है कि जी हड़ताल कामयाब हुई नहीं हुई, क्योंकि केपीके में वो कह रहे हैं कि बाज़ ताजरों ने तो ज़बरदस्ती दुकानें खोली, उनसे जब बंद कराई गई तो उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और अदरवाइज़ कहीं और पंजाब में तो खैर बिल्कुल नज़र नहीं आया कोपैया जाम या वो, क्योंकि वो तो अपनी फेस्टिविटी में थे। लेकिन सिंध के अंदर भी, अंदरूने सिंध के अलावा बाकी कहीं पर ये हड़ताल जो है वो कोई ख़ास कामयाब नहीं। आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई की हड़ताल थी 8 फरवरी को इंतखाबात के या मैंडेट चोरी को लेकर, क्या ये कामयाब हुई? इतने सारे सवाल इकट्ठे आपने कर दिए, एक एक करके कोशिश करता हूँ जवाब देने की। जी प्लीज। देखिए, बसंत इलाकाई एक मेला है, आप ये कह लें तकरीब है, रवायत है। मेरे नजदीक ये पंजाब में सरसों के खिलने पर एक मेला मनाया जाता था मुद्दतों पहले, और हम जानते हैं कि सरसों बसंती होती है जी, और तेल की जब पैदावार वहां से आती थी, जिंदगी में भरपूर जायके के लिए सरसों भी और तेल भी दोनों जरूरी थे जी। इसी तरह बैसाखी का मेला भी मनाया जाता। मुमकिन है बैसाखी का मेला भी हम मनाना शुरू करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मना लें जी। दूसरा ये कि इसमें लाहौर शहर में बसंत एक त्यौहार बहुत अरसे से चल रहा था। मेरे बचपन से, मैं तकरीबन 70 बरस का हो गया हूँ, देख रहा था, उससे पहले भी चलता था जी, पार्टीशन से पहले भी चलता था। हाँ जी। एक मेला चरागा भी, हाँ जी, मेला चरागा भी हुआ करता था, और जिसको आप बहार के हवाले से कह लें, लेकिन वो मादुलाल हुसैन के हवाले से था। जी जी। और उसकी अपनी रवायात थी और उसका अपना एक अंदाज था मनाने का। अफसुर्दा, परेशान, महंगाई से तंग, गुर्बत के हाथों मारे हुए बेइलाज लोग, यतीम, मसाकीन, इनके चेहरों पर अगर कहीं मुस्कुराहट आ गई तो इस पे खुशी की बात है, इस पे कोई परेशान होने की बात नहीं है, इस पे कोई तनकीद नहीं की जा सकती। मैं तो खुद गुड्डी नहीं उड़ाता, लेकिन मुझे इससे कोई चिढ़ नहीं है। मुझे खुशी है कि लोग इसको मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, गाना गा रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं। ये सब पंजाब की रवायात का हिस्सा है।
हम जब पंजाब की रवायात को मजहब के हवाले से देखने की कोशिश करते हैं तो तनकीदी हो जाते हैं, लेकिन जब हम सुबह सरहद या केपीके या सिंध की रवायात को देखें तो तब हम मजहब को जरा साइड पे कर देते हैं और लोकल रवायात को लेके चलते हैं। जिस तरह अजरक की बात की जाती है, उस तरह पंजाब में बसंत की अगर बात की जाए तो कोई बुरा नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर टोपी की बात की जाए, केपीके के हवाले से चादर की बात की जाए, तो पंजाब में बसंत की बात की जाए तो कोई बुरा नहीं। ठीक बात। इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से जो बात की जाए बलोची टोपी की या रवायत की, तो मुझे तो बुरा नहीं लगता। ये खूबसूरती है हमारे खित्तों की, ये वादत है, और इस वादत की इकाइयां अपने अपने रंग में रंगी हुई हों तो अच्छी लगती हैं, बुरी नहीं लगती। खूब शहर सजा हुआ था, मतलब मैं लाहौर में था कुछ दिन पहले, मैं देख के आया था जब तैयारियां हो रही थी। तो मेरे लिए तो एक फरहत का लम्हा था, सरहद का लम्हा था, खुशी की बात थी। बाकी रह गई हड़ताल। हड़ताल तो नहीं हुई, हड़ताल हो ही नहीं सकती थी। ये 8 तारीख को रखी इसलिए गई थी कि हड़ताल के फिजल आउट होने के 100% चांसेस हों, और पॉलिटिकली मरियम नवाज शरीफ ने उसको अचीव कर लिया। अगर हड़ताल नहीं हुई तो मुझे पीटीआई के मेरे दोस्त बता दे, मैं उनकी तायद कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में हड़ताल नहीं हुई। और जिस पहिया जाम की बात की जा रही है, ये पहिया जाम मैंने 1977 में देखा था अप्रैल में। उसके बाद मैंने पहिया जाम कभी देखा नहीं है कि पहिया जाम हुआ हो। वो वाकई पहिया जाम था, सड़क पे कोई गाड़ी नहीं थी, कहीं दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तो अब इस पे मैं अब क्या कहूं कि नहीं हुआ, एक एफर्ट थी उनकी, नहीं हुई। मैं इमरान खान साहब को, मियां यूसुफ सलाहुद्दीन और मैं, हम इकट्ठे लाहौर के किसी जमाने में काउंसलर होते थे जी। मैं इमरान खान साहब को उसकी हवेली पे देख चुका हुआ हूँ गुड्डी उड़ाते हुए। हाँ जी बिल्कुल। तो इमरान खान साहब की फैमिली गुड्डी उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब की एक रवायत है, सब लोग बनाते हैं, सब करते हैं, इस पे कोई तनकीद नहीं की जा सकती कि वो कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं कुछ कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। सबको हक है मुसर्रत का, खुशी का, एक अच्छी एक्टिविटी का। ये अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे छतों से नहीं गिरे, कोई मरा नहीं है, किसी की गर्दन नहीं कटी, इंतजामात अच्छे थे, अच्छा लगा। कुछ वाकयात जरूर हुए होंगे, हमें हमारे इल्म में है, हमारे एक साफी दोस्त भी जो है वो छत से गिर गए, लेकिन ये छत से गिरकर फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके लिए उनकी मंजिल आसान करे। जैन साहब जो थे वो अच्छे जर्नलिस्ट थे, लेकिन बहरहाल हादसा हो जाता है। असल में काजी साहब, अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम जो है वो, इमरान खान साहब ने कहा है कि जी किसी किस्म की कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई जैसे कॉल्स नहीं देंगे। पहले तो ये बता दीजिए कि क्या आपको लगता है वाकई पहिया जाम पाकिस्तान में कहीं हुआ था, कोई ऐसी हड़ताल कहीं हो पाई? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये एहतजाजी सियासत से निकल कर हम जिस तरह सियासत होनी चाहिए, अगर हम उन अंदाज़ो अतवार के साथ सियासत को आगे बढ़ाएं तो ये खासा बेहतरी आ जाएगी। ये जो हमारे सोसाइटी में ये जो, जिसे कह लीजिए, जो एक बंद हो गई थी सोसाइटी और बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, हर शख्स एक दूसरे को काट खाने को दौड़ता था, सियासी बुनियादों पर हम एक दूसरे के साथ जाती दुश्मनियों में उतरे, कम से कम इससे तो बाहर निकलना चाहिए, निकाला जाना चाहिए। और तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है इस एटीट्यूड से बाहर निकालने की अपने अपने फॉलोअर्स को। जी निशात साहब, पहले तो मैं आता हूं स्ट्राइक वाले मामले पे जी। ये बेसिकली मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली हमारे स्पोक्स पर्सन्स पहले भी प्री 8 फेब भी और उसके बाद भी हम ये बार बार बताते रहे कि ये दिस इज अ टोकन प्रोटेस्ट, जो कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की तरफ से महमूद खान अचकज़ई और मौलाना नासिर अब्बास साहब ने इसको अनाउंस किया था। ये उनकी स्ट्रेटजी थी और इस दफा बॉल फेंकी गई थी अवाम की कोर्ट में कि अगर आपको लगता है कि इस मुल्क में कानून की पासदारी, आइन की बालादस्ती और ये सारे मामला, जिस तरीके से गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर आप इस चीज के खिलाफ हैं तो आपको टोकन प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं आपको अपने हल्के की एग्जांपल दे दूं कि सुबह, अब देखें ना, ये तो इसके मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं, मैं आपको इसके 2 फेजेट्स दिखाना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि लोगों ने कहा कि जी इतवार के दिन, अब 8 फरवरी इतवार को थी, लेकिन निशात साहब आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पंजाब में दुकानें जो हैं वो इतवार की जगह जुम्मे वाले दिन बंद होती है, बिलखसूस छोटे शहरों में। छोटे शहरों में जुम्मे वाले दिन छुट्टी मनाई जाती है, ना कि इतवार वाले दिन। तो बल्कि अगर मैं तो इस चीज का दायी था कि अगर 8 तारीख फ्राइडे को होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो लिहाजा ये कहना कि कामयाब नहीं थी। सुबह 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक
एक उसमें जो है, जो मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मैं तो अपने हल्के के सियासतदान हूँ और हल्के की बात करूंगा, बड़े शहरों में तो मैं था नहीं, तो मैं कहता हूँ कि कुछ 70% के करीब क्लोजर था। फिर उसके बाद 1-1:30 बजे के बाद फिर दुकानें खुलती चली गई और बाय 4:30 मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट 100% बाजार ओपन हो चुके हुए थे। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि एक गरीब आदमी जो है वो सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन अपने वो कमाएगा क्या, किराया कहाँ से देगा, बिजली का बिल कहाँ से देगा और रात को अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। तो लोगों ने जो सुबह के 2-3 घंटे थे उसमें अपना पूरा पूरा किरदार अदा किया। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। इन्होंने 1977 के पहिया जाम हड़ताल की बात की। अब इसके भी अजीम चौधरी साहब ने, सॉरी अजीम चौधरी साहब ने, जी जी, अजीम चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बड़ी मुदल्लल बातें की। इन्होंने 1977 के पहिया जाम हड़ताल की बात की। आज मुझे 2 ये चीजें पढ़ने को मिली, एक तो सुनने को मिली अजीम चौधरी साहब से, यकीनन विद हिज एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड, और एक जावेद हाशमी साहब। अजीम चौधरी साहब फरमाते हैं कि 1977 का जो पहिया जाम हड़ताल था उसी का जिक्र जो है वो जावेद हाशमी साहब भी करते हैं कि उसके बाद अगर कुछ उसके करीब करीब कोई पहिया जाम हड़ताल या कोई क्लोजर हुआ है तो वो 8 फरवरी वाला था। ये जावेद हाशमी साहब ने किया। अब देखिए 1977 में आप सोचें कि मेरी पैदाइश है 1980 की, तो जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उस टाइम पे हमारी पूरी तहसील में टोटल मेरे ख्याल से 25 या 26 गाड़ियां हुआ करती थी। और उस जमाने में पहली बार फोर्ड वैगन आई थी इंग्लैंड से, लोग चला कर लाए थे, चूंकि हमारे हल्के के लोग बाहर होते हैं। तो यानी कि उस टाइम अगर पहिया जाम हड़ताल हुआ था तो इट वाज वेरी इजी, आपने चंद लोगों को कन्विंस करना था। और अभी आप देखें कि कितनी वसअत आ चुकी हुई है, हर घर में गाड़ी खड़ी हुई है, हर घर में टैक्सी खड़ी हुई है, उबर चल रही हैं, वैगनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं। तो लिहाजा इस एक इतनी मैसिव कॉल में जो मासेस को दी गई हो और उसमें एक रिस्पांस जो उस लेवल का आया, जो सुबह मैं कहता हूँ 10:30 से 1-1:30-2 बजे तक आया, तो दैट वाज परफेक्टली अ गुड एग्जांपल ऑफ पहिया जाम हड़ताल। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने उसको भरपूर तरीके से कामयाब किया है। ठीक। अब अगले मैं एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। हमने बसंत पे तो बात की और बाजवा साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से ये बात की कि शायद इस बसंत की, वो पंजाबी में कहते हैं चस कुछ और होती अगर ये धमाका ना हुआ होता। लेकिन फिर देखिए ना, एट द सेम टाइम दहशतगर्दों का टारगेट भी तो यही है, उन्होंने हमारे मुल्क में सुकून और खुशी को कत्ल करना है, यही उनका टारगेट है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन इसको ये भी ज़हन में रखें कि एट द सेम टाइम मुझे खुशी हुई कि बाजवा साहब ने और अजीम चौधरी साहब ने ये कहा कि लोग परेशान हैं, इन्होंने कहा कि लोग अफसुर्दा हैं। चौधरी साहब तो इसको इस लेवल तक ले गए कि इन्होंने कहा लोग बेरोजगार भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बसंत एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी गुड हो गई, बट हमें थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर आने की जरूरत है। हमें गुर्बत को एड्रेस करने की जरूरत है जो इस टाइम 48% से ऊपर चली गई है। 450 अरब रुपए का जो कर्जा पंजाब अब तक उठा चुका हुआ है, जो एडीपी से हट के पैसा है, जो आप देखें ना, किसी जमाने में शहबाज शरीफ 250 अरब का कर्जा छोड़ के गए थे तो बार बार जिक्र होता था 250 अरब का कर्जा छोड़ गया, 250। अभी तक सिर्फ पिछले 8-9 महीनों में 450 अरब रुपए का कमर्शियल बैंकों से पंजाब कर्जा ले चुका हुआ है। इनके अपने हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट ने वहां पे सर्वे किया मुख्तलिफ अस्पतालों का, पंजाब के 57% लोगों ने, मैं नहीं कहता इनके अपने हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट के, गवर्नमेंट के 57% लोगों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है हेल्थ के निजाम से। 54% ने कहा कि यहाँ पे दवाइयां अवेलेबल नहीं है। प्री बजट जितने अहदाफ थे नौशाद साहब, मेरे ख्याल से जो मैंने प्री बजट जो असेंबली सेक्शन में जो मैंने स्टडी की है, कुछ 78% के करीब अहदाफ ऐसे हैं प्री बजट जो अभी तक हमारी पंजाब गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है उनको अचीव करने में। तो मैं समझता हूं कि हमें बसंत भी मनानी चाहिए लेकिन बेसिक्स की तरफ आना चाहिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जिंदगी को बेहतर किया जाए। हर चीज को आप एहतजाजी सियासत के ऊपर नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत कर रही है। बहरहाल ये आइन का हिस्सा है, बहरहाल ये एक फलती फूलती तगड़ी जमहूरियत का हिस्सा है। तो कोई शक नहीं, एहतजाज उसकी, जी बिल्कुल, एहतजाज आईनी हक है। सियासत ने लोगों की खुशियां खींच ली हैं, ये कहना बड़ी ज्यादती होगी। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस एहतजाजी सियासत ने पाकिस्तान को उस लेवल पे जरूर लेके गई है जहां पे लोगों को अपने राइट्स का पता चला है, लोगों को पता चला है कि मेरा हक क्या है और वो हक मुझे कहां से मिलना है। ये आज से पहले लोगों को नहीं पता था। जी ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। मैं पहले चाहूंगा कि मैं जरा बाजवा साहब से भी ये पता करूं कि क्या ये पहली बार पता चला, क्योंकि हमें तो ये जो हमारे आंखों के देखा है वो तो ये है कि नून लीग भी
इन्हीं दावों के साथ अपोजिशन करती रही है। ये पुरानी बात नहीं है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, कुछ ऐसे ही अल्फाज नून लीग के हमारे दोस्त जो हैं, जो आज मिनिस्टर्स भी हैं, आज काबीना में बैठे हैं, यही गुफ्तगू वो कर रहे होते थे। वो भी लोगों को जो मुझे क्यों निकाला जो था, ये नारा जो है ये राइट्स के लिए ही था कि भाई ये उनका राइट है जिसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नारे तो लगते रहे, पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा रही है, वो भी ये नारे लगाती रही है। जो इंपॉर्टेंट बात है बाजवा साहब, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने दावा किया, क्योंकि मुझे काजी जो अपने काजी साहब हैं, इनका हल्के की हद तक हो सकता है कि वो दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन ओवरऑल मुझे पंजाब में कोई ऐसा, मैंने जितनी जैसे कह लीजिए खबरें पता की, लोगों से बात की, उसके अंदर मुझे तो खैर किसी किस्म का पहिया जाम जो है वो नज़र नहीं आया। अगरचे कि वो कहते हैं कि जी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, शायद यही वजह है कि वो पहिया जाम नहीं हो सका। लेकिन ये केपीके में किस हद तक सक्सेसफुल नजर आया, क्योंकि वहां तो उनकी अपनी हुकूमत है? नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं जी। देखिए, बड़े ठंडे मिजाज वाले आदमी हैं, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, बड़ी रियलिटी से करीब बातें करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि फिर भी हमें चाहिए कि उसी लेवल पे बात की जाए। देखिए, पूरे पंजाब में कहीं भी कोई किसी किस्म का कोई पहिया जाम, कोई तसव्वुर तक नहीं किसी ने किया कि कहीं देखा हो। मैं भी डस्का में मेरा शहर है जी, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, गुजरांवाला है, लाहौर है, सरगोदा है, यहाँ पे दुईगर मुल्तान है, कहीं पे किसी किस्म की हड़ताल नहीं है। कराची में, हैदराबाद में, कोयटा में कहीं पर किसी किस्म की कोई स्ट्राइक नहीं है। नंबर 2, अगर मैं बड़े अदब से बड़ा रिस्पेक्टफुली अर्ज करूं कि क्या किसी चैनल ने कहीं पर भी कोई फुटेज या कोई वीडियो चलाई है कि केपीके की बात कर रहे हैं कि पिशावर में, डीआई खान में और उसके अलावा बन्नू में, कोहाट में या दीगर जो बड़े शहर हैं, हरिपुर है या जहां जहां पर भी ये कहें बड़े बड़े शहर हैं, कहीं पर भी किसी किस्म की कोई हड़ताल नहीं हुई, किसी किस्म की कोई फुटेज नहीं चली, कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई सोशल मीडिया में भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि इनको चाहिए था कि अगर 8 फरवरी के दिन ये एक वाकया हो गया इस्लामाबाद में, तो अगर ये जिस तरीके से मरियम नवाज ने सारे अपनी सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी, जो इवेंट उन्होंने करना था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इनको चाहिए था कि ये अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये कह देते कि हमने इसको पोस्टपोन करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। मैं ये समझता हूं कि मुझे याद है सर, मैं शायद 8th क्लास में था, 77, 4 अप्रैल की ये बात करते हैं, 77 की, जब ये जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, या 79 की, उस वक्त की बात है ये। तो मेरे ख्याल में ये उस वक्त की हड़ताल, उसके बाद तो और भी एमआरडी की तहरीक चली, उसके बाद तहरीक निजात हुई, उसमें भी ये चला, लेकिन उस स्ट्राइक का जो टेम्पो था वो कोई आज तक नहीं तोड़ सका। उसकी एग्जांपल उसको आप उससे बेहतर या उसके लेवल को, उसके 50-50 भी कोई नहीं जा सका। और ये कह देना कि ये उसके करीब तरीन थी, अगर ये करीब तरीन थी तो फिर मैं तो समझता हूं कि इससे बड़ा मैं तो कोई लफ्ज भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच में बात की है, और मैं नहीं समझता कि हमें हर चीज को क्रिटिसाइज करना है। कोई ऐसा नहीं है इशू कि मैं अगर किसी की कोई मतलब उसको कोई डिस्करेज करूंगा तो फिर कोई प्रोग्राम में मुझे ज्यादा कोई नंबर मिलेंगे। नो, आई डोंट लाइक इट। हमें ये मेरा ख्याल है कि ये एक नाकाम तरीन हड़ताल थी, ये नाकाम तरीन हड़ताल थी, इससे ज्यादा नाकाम। ठीक है भाई साहब, आपका मौकफ आ गया। मैं चाहूंगा अजीम चौधरी साहब अगर जवाब देना चाहिए। जावेद हाशमी साहब ने भी अगर उसी को कोट किया है 1977 की, आई डोंट नो कि वो क्या समझते हैं जावेद हाशमी साहब, उनकी अपनी एक राय हो सकती है। चौधरी साहब, ये जो एक तो हड़ताल के हवाले से बता दें, दूसरी बात ये बताइए कि ये जो अब इस वक्त ये थोड़ा सा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपोजिशन लीडर जो महमूद खान अचकज़ई साहब, अगरचे के हमारे काजी अकबर साहब ने ये सारा कुछ मुद्दा फिर उन पर डाल दिया है, हड़ताल नाकाम होने का भी और हड़ताल देने का, इसका ऐलान करने का भी ये उनके खाते में जा चुका है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के और अचकज़ई साहब के। लेकिन ये जब अपोजिशन लीडर्स की तैनाती हुई तकर्री के बाद ये कुछ हमें बर्फ पिघलती नजर आई। सुहेल अफरीदी साहब जो है उन्होंने एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को भी मिले, वो जो कैप्टन थे शायद या इरफान,
उनकी जनाजे में भी शरीक हुए, तो आपको लगता है वर्किंग रिलेशनशिप थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो आपको लगता है कि वाकईतन बैकडोर कोई बातचीत नहीं चल रही, ये सारा कुछ जो है ये खुद से हो रहा है? मैं 1977 में एक बड़ा स्टूडेंट लीडर था और 1971 में जावेद हाशमी साहब के साथ पहली दफा हवालात तक गया था। एसएचओ ने मेरी उम्र पूछी और मुझे तो उसके बाद एक थप्पड़ मार और कहा चल नाश्ता कर। मैं मेरी उम्र 15 साल थी, हम बांग्लादेश नामंजूर के नारे लगा रहे थे। अच्छा। और 75 में तो मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर की यूनियन का सेक्रेटरी था जी। तो मैं तो जानता हूँ 77 में क्या हुआ, मैं उसका एक्टिवली पार्ट था। मैं पुरानी नारकली का रहने वाला हूँ जी और माल रोड मेरे घर से कितनी दूर है, 1 फरलांग, जी इससे जी। भी कम। हाँ जी। ये मेरी कमनसीबी है कि मैं काजी साहब से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता ये किस शहर के रहने वाले हैं, अदरवाइज उस शहर के हवाले से भी बात सामने रखता हूँ। तो जावेद हाशमी साहब तो उस वक्त वजीर बन चुके हुए थे, नहीं बाद में बने थे। तो बाद में 77 में वो ज़ियाउल हक वजीर कबीना बन में। गए थे, मार्शल्लाह में बने थे। उस वक्त तो भट्टो साहब को हटाने की बात हो रही थी, जी जी। लेकिन वो शायद जेल में होंगे उस वक्त, उन्होंने उस हड़ताल को देखा नहीं हुआ। अच्छा। मैं उसमें शरीक था। हड़ताल सिर्फ गाड़ियों के से नहीं होती, हड़ताल में तो पहिया जाम का मतलब था कि साइकिल भी नहीं आएगा, और लाहौर माल रोड पर कोई साइकिल भी नहीं था, कोई स्कूटर नहीं था, कोई रिक्शा नहीं था, कुछ नहीं था, कतन कुछ नहीं था। इंसान थे और इंसान थे, बस पांव पैदल चल रहे थे और वहां नारा यही लग रहा था, कल क्या होगा, आज क्या होगा, पहिया जाम, आज क्या होगा, पहिया जाम, कल क्या होगा, पहिया जाम। वैसी कोई हड़ताल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि अब तो मैं चिरागे शहरी हूं और मैंने देखा बहुत कुछ जिंदगी में, लेकिन वैसी स्ट्राइक नहीं देखी। दूसरी गुजारिश जो है वो ये जब अपोजिशन लीडर्स के मामला थे, उसमें दो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। जिस वक्त असेंबली के हवाले से कोई मामला कोर्ट के अंदर चला गया हो तो असेंबली उस पर खामोश हो जाती है तावक्ते कि कोर्ट उसका फैसला ना कर दे जी। पीटीआई के लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट जब असेंबली में खाली हुई तो ये कोर्ट में चले गए। गौहर साहब के साहबजादे उमर की सीट की बात कर, इसी तरह अहमद फराज साहब के साहबजादे की सीट जब सेनेट से खाली हुई तो वो भी कोर्ट में चले गए और स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। तब तक स्टे ऑर्डर था, तब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं कर सकता था, इसलिए डिले का कोई मामला ऐसा नहीं था कि उसको किसी चक्कर में डाला गया हुआ था और उस पर कोई निगोशिएशन हो रही थी, नहीं, वो एक टेक्निकल चीज थी। मैं चूंकि असेंबली में सर्व कर चुका हूँ और मेरी अहलिया 2 दफा कौमी असेंबली की रुकन रही, तो थोड़े थोड़े रूल्स मैं भी पढ़ चुका हूँ, जानता हूँ। नहीं, आपको पूरे रूल्स का पता ही है, हमें मालूम है। आपकी जरा नवाजी। नहीं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि ये मुमकिन नहीं होता कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कितने ही ताल्लुकात कशीदा क्यों ना हो, एक रिश्ता ताल्लुक रहता है, निगोशिएशंस होती हैं और वो स्पीकर के ऑफिस के जरिए होती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप इकाई हो वफाक की और आप मरकज में आने से इनकार कर दें, ये नहीं हो सकता। ये जिसने जब भी किया उसको आना ही पड़ा, भले वो मियां नवाज शरीफ हो या सुहेल आफरीदी हो या अलिफ बे जीम दाल कोई हो। बेनजीर साहिबा मियां नवाज शरीफ के घर चली गई थी बगैर प्रोटोकॉल के, तो क्या करते मियां नवाज शरीफ 88 में? वाकया हुआ ऐसा ही था, हमने देखा अपनी आंखों से। इन हालात में जो चीजें हो रही हैं या जो होने जा रही हैं, जिनको मैं महसूस कर सकता हूँ, कहना नहीं चाहता अभी, कुछ दिनों तक नजर आनी शुरू हो जाएंगी, वो एक किसी सतह पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप मेरे साथ ऐसा ना कीजिए, मैं ऐसा करूंगा, आप मेरे साथ ऐसा कर दीजिएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है, उसके लिए अब वो म्यार मुकर्रर किया जा रहा है कि जिस म्यार पर ये यकीन हो जाए कि हाँ ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये दोनों तरफ से पूरी होगी। ठीक। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एक वजीर होते थे इफ्तिखार गिलानी साहब। हाँ जी। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त तकरीर की एक जमाने में, और मियां नवाज शरीफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए इफ्तिखार गिलानी और महमूद अचकजई पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। हाँ जी। वो उसके बाद असेंबली तो खैर टूट गई थी, ना वो तरामीम की सूरत में मसवदा सामने आया, ना तरामीम हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के और महमूद अचकजई के ताल्लुकात आज के नहीं है। हाँ जी। ये बहुत पुराने हैं, 90 से शायद शुरू हुए हैं जी। और मियां नवाज शरीफ चीजों को लेकर चलना जानते हैं, उन्हें पता है वो पाकिस्तान के इस वक्त
सबसे ज्यादा तजर्बाकार पॉलिटिशियन है। वो चुप रहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो चीजों को जानते हैं। उन्हें ये भी पता है एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है और क्यों करती है और कैसे करती है और क्या नहीं करती और क्यों नहीं करती, उनको पता है। ये इंतखाबात जिसके बारे में एहतजाज करने की बात की जा रही है, ये एहतजाज करते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते अगर इनके लोगों ने हलफ ना लिया होता। ये 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए थे उसी दिन कहते कि हम इस असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जिस तरह चौधरी निसार नहीं बने थे और फिर उनको जब मजबूर किया गया तो वो हलफ लेके वापस घर चले गए। इन्होंने भी तो 2014 में असेंबली का बायकॉट किया था ना, फिर वापस गए थे इस्तीफे दे के। अगर ये ना बनते असेंबली का हिस्सा तो फिर क्या होता? फिर जो कुछ हुआ ये सब कुछ ना होता, शायद दोबारा इंतखाब कराना पड़ता। मुमकिन है तभी निगोशिएशंस हो जाती, तब तो हो भी रही थी, की भी जा रही थी और होती भी है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने असेंबली में चूंकि सर्व किया हुआ है, इसलिए मैं असेंबली के इसरार और रमूज से थोड़ा सा वाकिफ हूँ, और पर्टिकुलरली पंजाब असेंबली के इसरार और रमूज से तो पूरी तरह वाकिफ हूँ। वहां मैं एक अफसर के तौर पे काम करता रहा हूँ, मैं जानता हूँ किस तरह पैगाम दिया और लिया जाता है। यही गुजारिश करना चाहता हूँ। ठीक, नाज़रीन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम खायसा से पूछेंगे कि क्या वाकई ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, यानी एक रियलाइजेशन है बोथ साइड्स, और एक अनसीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, या वाकयातन इसके पीछे कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही है और मुज़ाकरात कहीं ना कहीं हो रहे हैं जिसके थ्रू ये सारा एक दूसरे को रिलीफ दिया जा रहा है। अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले अजीम चौधरी साहब ने ये कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप हो चुकी है बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, और आने वाले दिनों में ये आपको मज़ीद इसके जो आउटकम्स हैं वो नज़र आएंगे। मैं चाहूँगा आसिफ बाजवा साहब ये बताइए कि क्या वाकई ये शायद हालात के पेश नज़र कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, या वाकयातन बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही है और कहीं ना कहीं किसी ज़रिए से भी कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं जिससे अब तक ये जो हमने देखा है कुछ बेहतरी आई है, कम से कम प्रैक्टिकली KPK के हवाले से कह लीजिए या अपोजिशन लीडर्स के हवाले से कह लीजिए, ये किसी बातचीत का नतीजा है? मैं तो ये समझता हूं कि आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैंने पहली दफा उस प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं जिसका हिस्सा चौधरी साहब हैं। अजीम चौधरी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उनसे मैं बहुत मुतासर हुआ हूं। तो बड़े अदब से, बड़ा रिस्पेक्टफुली मैं ये अर्ज करूंगा, इख्तलाफ राय हर शख्स का हक है, ये मेरा ओपिनियन है। इनकी राय बड़ी मुकद्दम है, इनकी बातों में एक बड़ा वजन है जी। लेकिन बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तक, आई मीन टू से अबाउट, आज अगर 9 फरवरी है, 9 फरवरी तक रात 8 बजे तक PMLN के कोई वर्कर या कोई लीडरशिप, उनका कहीं भी गुफ्तगू से ये तासर कहीं आप नहीं पा सकते, कहीं ये साबित नहीं कर सकते कि हमने ये तासर दिया हो कि हमारी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कोई बैकडोर या अंडरग्राउंड कोई इनके मुज़ाकरात या डिप्लोमेसी चल रही है। उसकी रीजन क्या है सर? पॉसिबिलिटी इज देयर, पॉसिबिलिटी है, इसमें हमेशा होती है। मुज़ाकरात की गुंजाइश हर जगह पे होती है। ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी है और नेतन्याहू के दरमियान भी होती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, बिलखसूस बानी PTI मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब की लीडरशिप जो इस वक्त तक हमने देखी या आप लोगों ने देखी, वो इस बात पे एग्री नहीं करते, वो इस बात पे प्रस्ती नहीं करते कि वो इस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको कोई वेटेज देने को वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये बेख्तियार है, ये अनइलेक्टेड है, ये वोट चोर है, ये किसी तरीके से इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। हालांकि वो उनकी सूबा KPK में उनकी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड उनके चीफ मिनिस्टर है, और फेडरल गवर्नमेंट में उनका ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनका एक बड़ी पार्टी के तौर पे नाम है उनका, और अपोजिशन लीडर है उनके सेनेटर है, वो पूरे पाकिस्तान में हिस्सेदार है गवर्नमेंट की, अपोजिशन के, और KPK में वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन वो हमें तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अगर वो हमें तस्लीम नहीं करते तो फिर वो हमसे मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते। और इन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि हम बाख्तियार लोगों से, जिसको हम और आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और कुछ लोग तो बड़ा कैटेगरिकली उनका नाम भी ले लेते हैं। बहरहाल
मैं ये समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत अच्छा लफ्ज है। वो जी। कहते हैं कि हम उनसे बात करेंगे जो बाख्तियार हैं, और कैटेगोरिकली 4 या 5 दफा डीजीआईएसपीआर ने स्टेटमेंट आपके सामने, आप जैसे सीनियर साथियों के सामने उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी कि भाई हमारे साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। उनसे क्वेश्चन हुआ कि वो कहते हैं कि हमने आपको एक लेटर लिख दिया इतने सफात का। उन्होंने कहा कि फर्स्टली तो हमें मिला ही नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा भी तो हम उनको उसको प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस अपने तौर पे जहां मर्जी जो मर्जी गुफ्तगू करें, हम किसी अपोजिशन के साथ, किसी और सियासी पार्टी के साथ किसी किस्म की पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैं ये समझता हूं आज की तारीख तक इस बात को समझने से कासर हूं कि शायद का लफ्ज भी मैं नहीं कह सकता, कतई तौर पे पीटीआई जो है हमारे और पीटी के दरमियान कोई इनडोर, आउटडोर या बैकडोर या अंडरग्राउंड कोई चैनल इस्तेमाल नहीं किया। अजीम चौधरी साहब, ये मैं चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर वो ये है कि अब्बास बाजवा साहब कहते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात हो नहीं सकते क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी जमात से नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आपको लगता है क्या ये पीटीआई की, जैसे कह लीजिए कि उन्हें बार बार अटेम्प्ट्स करने के बाद, फेलियर के बाद उनकी कोई रियलाइजेशन है, या इसे दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है जिसकी वजह से वो खुद से अपना जो, जिसे कह लीजिए, अपना वतीरा बदल रहे हैं, अपना रवैया बदल रहे हैं? ये एक साइड है जो मैं आपसे पूछना। दूसरी साइड ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है सर खित्ते की, आपने देखा कि जहां सॉफ्ट टारगेट मिला वहां उन्होंने स्ट्राइक किया दहशतगर्दों ने। इस सिनारियो में और खित्ते की जो सूरत हाल है, खासतौर पर अमेरिका ईरान मामलात और दीगर मामलात, इस सेंसिटिव टाइम के अंदर क्या हमें अपने दाखिली मामलात दुरुस्त करने के लिए बढ़ चढ़कर ये मुज़ाकरात करके इस मामले को किसी तरफ ले जाना नहीं चाहिए? शायद मुझसे पूछा आपने? जी जी, आपसे चौधरी साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन दो चीजें आपसे अर्ज करूं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पीएनए की पूरी लीडरशिप को जेल में डाला हुआ था, मुख्तलिफ जेलों में डाला हुआ था, और उन्हें जरूरत पड़ गई इस बात की कि मैं मुज़ाकरात करूं। लिहाजा उनके एक ऑफिशियल जो थे वो सरदार क़य्यूम साहब के पास गए और उनको इस बात पर आमादा किया कि आप भुट्टो से मुलाकात कर लें। जी। वो यही हालत में थे, उन्होंने मुलाकात की खामोशी के साथ, और ये मुलाकातें हमेशा खामोशी के साथ होती हैं, इनडायरेक्टली होती हैं, डायरेक्टली तो बहुत बाद में होती हैं। जी। उन्होंने कहा कि देखें, आप जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात का रास्ता खोलूं, ता वक्त है कि आप सब लोगों को किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं करेंगे। मैं उनसे बात कैसे करूंगा, और आपस में जब तक वो बात नहीं करेंगे तो रास्ता नहीं खुलेगा। जिसके नतीजे में तमाम लीडरशिप को इस्लामाबाद साला में इकट्ठा किया गया और मुज़ाकरात का रास्ता खुला। ये जो कोर कमांडर मीटिंग में गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब की, ये मेरी मर्जी से गए हैं या आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर गए हैं? ऐसा नहीं हुआ। मरकज की मर्जी के बगैर गए हैं, वफाक की मर्जी के बगैर गए हैं, वजारत दिफा की मर्जी के बगैर गए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं चीफ मिनिस्टर, तो वो अपने दोस्तों से मशवरे के बगैर आके मिल गए थे, जबकि उनके साथ मुजम्मिल असलम थे। और मैं समझ सकता हूँ कि मुजम्मिल असलम का आना और बाद में उनका औरंगजेब साहब से और एहसन इकबाल से मिलना, समझ आती है कि उसमें क्या मामलात होंगे। और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ भी की उन्होंने। एनएफसी अवार्ड के लिए अनाउंस हो चुका हुआ है, अवार्ड का पूरी तश्कील पा चुकी हुई है चीज, और उसको अपने मंतकी अंजाम तक जाना है। और इसी के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिसके नतीजे में एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पर मैं समझ सकता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ और कह भी रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के मामले पे भी कुछ ना कुछ मामलात ऐसे जरूर हैं जिसमें सूबा केपीके को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए ये मुज़ाकरात कभी पब्लिकली नहीं होंगे जब तक कि कोई नतीजा नहीं निकल जाएगा, और उस नतीजे में ये बात सामने आएगी कि अच्छा जी हम मिल लेते हैं, हम देख लेते हैं, हमें फैसिलिटेट कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस थे उन सबको कहीं फारिग तो नहीं कर दिया गया। कल की कुछ तारीख डाल दी गई, कुछ और तारीखें डाल दी गई, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया गया। तो नोटिस जब किया जाता है तो इसका मतलब भी होता है कि आप मशवरा कर लें और बता दें दोनों फरीकैन आपस में। और जेल के अंदर तो मुलाकात बहुत ही आसान होती है, जेल में तमाम राब्ते जेल के सुपरिटेंडेंट के जरिए होते हैं। अगर मेरे दोनों साथियों में से कोई जेल में रहा हो तो इन्हें पता होगा, मैं तो भट्टो साहब के दौर में और ज़ियाउल हक के दौर में जेल काट चुका हूँ, मुझे पता है राब्ते जेल में कैसे होते हैं। सुपरिटेंडेंट के जरिए होते हैं, और सुपरिटेंडेंट ही बात को आगे बढ़ाता है और पीछे लेकर जाता है। सुपरिटेंडेंट तो जेल में मौजूद है, और इमरान खान साहब भी मौजूद हैं,
बुशरा बीबी की बहन की या उनकी बाकी रिश्तेदारों की मुलाकात हो सकती है, और बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, तो इमरान खान साहब की अपने वकीलों से मुलाकात आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी। तो उससे यकीनन कोई बेहतरी जो आएगी, बेहतरी ये होगी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक। और वो कोई एक दिन का काम नहीं होगा। ये जो जिसको कहते हैं कि आप अपना एतमाद बहाल करें और मैं अपना एतमाद बहाल करूं, दोनों अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और ये नून वाले लोग इनके साथ मुलाकात के लिए जाते थे, तो अभी अभी जाके स्पीकर के कमरे में बैठते थे तो टिक्कर चलने शुरू हो जाते थे। यही आलम इनके साथ हो रहा है। जो कुछ इन्होंने किया हुआ है वही कुछ तो हो रहा है, कुछ और तो नहीं हो रहा। ठीक। माजी में जो कुछ हो चुका हुआ है उसको दफन कर दिया जाए, अगला सफर को शुरू करने के लिए एक नई इब्तदा की जाए और ये फैसला किया जाए कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे, पाकिस्तान को एक कदम आगे दो कदम पीछे नहीं लेकर जाना। ठीक। तब तो बनेगी बात। ठीक। ये पाकिस्तान ना इमरान खान का है, ना नवाज शरीफ का है, ना बिल्कुल जनरल ठीक बात। आसिम का है, ये हम सब का, ये 25 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है। ठीक। हम सब के मफादात एक जैसे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम चौई साहब, काजी अहमद अकबर साहब और आसिफ बाजवा साहब। जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो इसका हासिल है बहस का, वो यही है कि हमें अपना माजी दफन करके आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को अपनी पहली तरजीह पर रखें और उसके जो मफादात हैं उसको किसी सूरत ज़िक्र ना पहुँचने पाए, चाहे वो उसके लिए हमारी अपनी ज़ाती कुर्बानी देनी पड़े या सियासत की कुर्बानी देनी पड़े या जमात की कुर्बानी देनी पड़े। जब तक हम अपनी ज़ात और अपनी सियासत और अपनी जमातों से आगे बढ़कर ऊपर उठकर पाकिस्तान के लिए मिलजुल कर काम करना शुरू नहीं करेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसको ख़तरे में रहेगा। इसे बेहतर बनाना है तो हमें इन तमाम मामलात को दुरुस्त करना होगा और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़कर मिलजुल कर जो है वो तरक्की की तरफ सफ़र करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।